हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th की जो क्वेश्चन बैंक आई है ईयर 2021-22 की, इसके अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम इसके 5 पैसेज को सॉल्व करेंगे और चूँकि 9 पैसेज हैं इसलिए 6 से 9 तक के पैसेज हम इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। पैसेज 6 ये वैसे आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी आ चुका है पैसेज। देखते हैं। एन ओल्ड शेपर्ड वॉज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट ऑन द मार्शलैंड्स आउटसाइड रोम। तो एक शेपर्ड था जो गडरिया था, वो क्या बजा रहा था? बांसुरी। ही प्लेड सो स्वीटली दैट ए लवली फेरी केम एंड लिसन टू हिम। वो इतना अच्छा बजा रहा था कि एक परी उसके पास आई और उसने कहा, विल यू मैरी मी? क्या आप मुझसे शादी करेंगी? एंड प्ले टू मी इन माई कैसल। और कहाँ पर मेरे साथ मेरे कहना चाहिए महल में रहेंगे या मेरे किले में रहेंगे। शी सेड यस यस लवली लेडी सेड द शेफर्ड। तो जब ऐसा परी ने कहा तो उस गडरिये ने क्या जवाब दिया? हाँ हाँ प्यारी लेडी, बिल्कुल। द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर। अब जब हाँ हो गई तो परी ने क्या किया कि उसके हाथों में अंगूठी पहना दी। इट ऑल्स ही बिकम अ हैंडसम यंग मैन ड्रेस्ड इन अ प्राइजली रोब्स। और जैसे ही उसने अंगूठी पहनी तो वैसे ही वो जो गडरिया था वो बहुत ही खूबसूरत नौजवान और बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार के जैसा लगने लगा। बट आई मस्ट फर्स्ट गो टू रोम एंड बिड फेयरवेल टू माई फ्रेंड्स, ही सेड। तो उस गडरिये ने लेकिन परी से कहा कि लेकिन मैं पहले रोम जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने दोस्तों को गुड बाय कह सकूँ। द फेरी गिव हिम अ गोल्डन कोच विथ 12 वाइट हॉर्सेस। जब ऐसा कहा तो परी ने उसे क्या करा? उसको गोल्डन कोच दिया और जिसमें कि 12 सफ़ेद घोड़े लगे हुए थे। एज ही रोड इन स्टेट टू रोम ही मेट द यंग क्वीन ऑफ इटली। अब जब वो जा रहा था रोम की तरफ तो रास्ते में उसे मिली इटली की रानी, हु इन्वाइटेड हिम टू हर पैलेस। अब उस इटली की रानी ने भी उनको अपने महल में बुला लिया। द शेफर्ड सा दैट ही हैड वॉन द क्वींस हार्ट। अब उस शेफर्ड को लगा कि उसने जो इटली की क्वीन है उसका भी दिल जीत लिया है। ही रिजॉल्व टू मैरी हर एंड बिकम द किंग ऑफ इटली एंड लेट द फेरी गो। अब उसके मन में विचार आया कि मैं इसी से शादी कर लेता हूँ और इटली का राजा बन जाऊँगा और उस परी को तो जाने दूँ। सो वैन ही एंड द क्वीन वर अलॉन्ग टुगेदर ही knelt down and took her hand saying, marry me dearest and I will help you to govern Italy। इसलिए जब वो जो इटली की रानी थी और शेपर्ड अकेले थे तो शेपर्ड ने नेल्ट डाउन हुआ, जिस तरीके से प्रपोज किया जाता है घुटनों के बल बैठकर, तो उस तरह से घुटनों के बल बैठकर रानी का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हें इटली को का शासन चलाने में मदद करूँगा। बट एज सुन एज ही स्पोक ही टर्न इनटू एन ओल्ड एंड रग्ड शेपर्ड। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा वैसे ही तुरंत वो बूढ़े और बदसूरत से गडरिये में बदल गया। व्हाट इज दिस हॉरिबल बैगर डूइंग हियर? क्राइड द क्वीन, विप हिम आउट ऑफ द पैलेस। अब जब ऐसे रूप में उसने देखा रानी ने तो वो जोर से चिल्लाई कि ये इतना अजीब सा दिखने वाला भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? इसे महल से बाहर निकालो। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। देखिए पहला क्वेश्चन है, द फेरी वॉन्टेड टू मैरी द शेपर्ड बिकॉज। तो फेरी उस शेपर्ड से शादी क्यों करना चाहती थी? तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है पहली वाली लाइन में कि ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट, बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था। वैन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड। और जैसे ही फेरी ने उसके हाथों में अंगूठी पहनाई तो शेपर्ड क्या हो गया? तो शेफिट क्या हो गया? चेंज इनटू अ हैंडसम यूथ। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट, ये एट ऑन सी बिकम अ हैंडसम यंग मैन। ठीक है, तो वो क्या बन गया? हैंडसम बन गया।
द शेपर्ड वेंट टू रोम इन। अब ये जो शेपर्ड था ये रोम कैसे गया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द शेपर्ड किस में गया था, कोच में। ये यहाँ लिखा हुआ है द फेरी गेव हिम अ गोल्डन कोच, तो कोच दे दिया था उसने जिसमें 12 घोड़े लगी थी। वैन द शेपर्ड रीच्ड रोम, तो क्या हुआ था जब वो रोम पहुंचा तो क्या हुआ, ही प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, ये इसने लिखा, एंड लेटर ये ही रिजॉल्व टू मैरी हर। अब हम देखते हैं 5th क्वेश्चन। द क्वीन ऑर्डर द शेपर्ड टू बी विप्ड आउट ऑफ द पैलेस बिकॉज ही, तो विप्ड आउट का उसने लास्ट में कहा था, क्यों कहा था, बिकॉज टर्न्ड ओल्ड एंड अगली, ये यहाँ पर लिखा हुआ था कि ये ओल्ड और रग्ड शेपर्ड बन गया था, इसलिए उसने कहा था इसे बाहर निकाल दो। ठीक है, तो ये पैसेज हमारा हुआ पैसेज 6। अब हम देखते हैं पैसेज 7। The National Highway Network of India measures over 70,934 kilometers as of 2010, including over 1,000 किलोमीटर ऑफ लिमिटेड एक्सेस एक्सप्रेसवे। तो ये बतानी है कि नेशनल हाईवे कितना किलोमीटर है, इतना है 70,000, और जिसमें 1,000 क्या है, एक्सप्रेसवे है। 71,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे में 15,000 प्लस किलोमीटर आर 4 और 6 लेन, रिमेनिंग 50,000 आर 2 लेन्स, मतलब मोस्टली 2 लेन्स ही ज़्यादा है। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग, अपग्रेडिंग एंड मेंटेनिंग मोस्ट ऑफ द नेशनल हाईवेज नेटवर्क। तो ये जो NHAI है, ये एजेंसी क्या करती है, ये जो हाईवेज़ हैं उनको बनाना, उन्हें उनकी मरम्मत करना और उनको अपग्रेड करने का काम करती है। The National Highway Development Project is a major effort to expand and upgrade the network of highway. NHAI often uses a public-private partnership model for highway development, maintenance and toll collection. तो ये काम NHDP के आते हैं। NHDP क्या करती है कि ये जो मेंटेन करती है, टोल कलेक्शन करती है ना, ये इस तरीके के काम करती है। 2% ऑफ ऑल रोड्स इन इंडिया बट कैरीड अबाउट 40% ऑफ द जो है टोटल रोड ट्रैफिक जो है, ये 2010 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। द मेजॉरिटी ऑफ एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज आर 2 लेन रोड। तो यहाँ पर ये इन्होंने क्लियर ही कर दिया कि 2 लेन रोड ज़्यादा है, मतलब 1 लेन इन ईच डायरेक्शन, एक तरफ से और दूसरी तरफ का डायरेक्शन अलग। दो मच ऑफ दिस इज बीइंग एक्सपेंड टू 4 लेन्स एंड सम टू 6 और 8 लेन्स। हालांकि 4 लेन भी हैं, 6 भी हैं, 8 भी हैं। सम सेक्शन ऑफ द नेटवर्क आर टोल रोड्स, कुछ में टोल रोड्स हैं, और 30,000 किलोमीटर जो न्यू हाईवे है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है NHDP के, और इस हिसाब से 2,600 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द करंट मेजरमेंट ऑफ एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन का पूछ रहा है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन का यहाँ लिखा हुआ है कितना, 2600 किलोमीटर। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ NHAI, ये रहा NHAI, और ये क्या बता रहा है कि क्या क्या काम है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग, अपग्रेडिंग एंड मेंटेनिंग। तो ये इसका पहला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ 2 लेन नेशनल हाईवे। अब ये जो 2 लेन का नेशनल हाईवे है उसका मेजरमेंट कितना है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 50,000 किलोमीटर और 2 लेन्स। तो इसका आंसर आ जाएगा 50,000 किलोमीटर। ये अब है व्हाट परसेंटेज ऑफ रोड्स इन इंडिया आर नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे कितने परसेंट की रोड है, ये देखिए, ये नेशनल हाईवे कंस्टिट्यूटेड अबाउट 2% ऑफ ऑल द रोड्स इन इंडिया। ठीक है, तो 2% आ जाएगा इसका आंसर। द मेजॉरिटी ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया है, ये तो आपने पढ़ ही रखा है कि मेजॉरिटी किस चीज़ में है, और वो है 2 लेन वाले में। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं पैसेज 8। The Wright brothers didn't have to look
फॉर आइडियाज़ व्हेन बिल्डिंग देयर एयरप्लेन, दे स्टडीड बर्ड्स। तो ये एरोप्लेन बनाने वाले राइट ब्रदर्स की कहानी है कि उनको कोई इस तरीके का एरोप्लेन बनाने का आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने किसको देख रखा था? पक्षियों को देख रखा था। द एक्ट ऑफ कॉपिंग फ्रॉम नेचर टू एड्रेस अ डिज़ाइन प्रॉब्लम इज नॉट न्यू, बट ओवर द लास्ट डिकेड द प्रैक्टिस हैज मूव्ड फ्रॉम ऑब्सक्यूर साइंटिफिक जर्नल्स टू द मेन स्ट्रीम। तो ये इस तरीके से किसी प्राकृतिक चीज़ को देखकर या प्रकृति में कुछ देखकर उसको देखकर कोई नई चीज़ बना लेना, ये कोई नया आइडिया नहीं था, बल्कि ये काफ़ी समय से चला आ रहा था। द टर्म बायोमिमिक्री popularized by American natural scientist right Jani Banias in the late 1990s refers to innovation that take, तो ये जो innovation होता है that take their inspiration from flora to fauna। तो ये जो एक साइंटिस्ट थे, तो ये नेचर की जो चीज़ें हैं उनको कॉपी करके कुछ बनाना, उनसे इंस्पिरेशन लेना, ये बायोमिमिक्री कहलाता है और ये अमेरिकन नेचुरल साइंस में बड़ा पॉपुलर है और इसमें जो है काफ़ी इनोवेशन किए जाते हैं। बायोमिमिक्री एडवोकेट्स argue that with the 3.8 billion years of research and development, evolution has already solved many of the challenges। तो ये जो इवोल्यूशन है, इस इवोल्यूशन के कारण बहुत सारे चैलेंजेस जो है मनुष्य जो फेस करता था उस पे उन्होंने जीत हासिल कर ली है। अब मतलब वो कठिनाइयों को जीत चुके हैं। ऑल्दो वी often see nature as something we mine for resources, biomimicry view nature as a mentor। हम लोग किस तरीके से देखते हैं नेचर को कि नेचर से हमें चीज़ें मिलती हैं, तो वो एक तरह से हमारे लिए संसाधन है, रिसोर्सेस है। लेकिन जो बायोमिमिक्री है वो नेचर को कैसा मानता है? मेंटर मानता है, अपना गुरु मानता है। फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब देयर आर काउंटलेस इंस्टेंसेस वेयर नेचुरल सोर्सेज हैव सर्व्ड एन इंस्पिरेशन फॉर इन्वेंशन दैट प्रोमिसेस टू ट्रांसफॉर्म एवरी सेक्टर ऑफ सोसाइटी। तो पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर प्राकृतिक साधनों को एक प्रेरणा के रूप में लिया गया है किसी आविष्कार करने के लिए। One such instance occurred in 1941 when Swiss engineer George D. Mastel was out hunting with his dog one day when he noticed sticky birds with their 100 tiny hooks had attached themselves to his pants and his dog's fur. These were his inspiration for Velcro। तो एक और ऐसा उदाहरण बताया गया है कि 1941 में जब एक स्विस इंजीनियर था, जब शिकार के लिए जा रहा था अपने डॉग के साथ में, तब उसने नोटिस किया कि बहुत सारे वो आपने जंगल में देखे होंगे इस तरीके के कांटे होते हैं जो गोल गोल चिपक जाते हैं। तो ऐसे कांटे उसकी पैंट से भी चिपक गए और जो उसका डॉग था उसके फर से भी चिपक गए, डॉग के बालों से भी चिपक गए। तो उससे उसको प्रेरणा मिली वेल्क्रो बनाने की। वेल्क्रो आपने देखा होगा आजकल शूज़ वगैरह में भी बंद करने के लिए, है ना, ये यूज़ किए जाते हैं। अब पहला क्वेश्चन है द एयरप्लेन वॉज इंस्पायर्ड बाय। एयरप्लेन किससे इंस्पायर्ड हुआ था? प्लांट, बर्ड, एनिमल या फ्लाइज? तो निश्चित रूप से बर्ड्स से ये इंस्पायर हुआ था। फिर है बायोमिमिक्री रिफर्स टू डिज़ाइन दैट। बायोमिमिक्री क्या बताती है? कि वो डिज़ाइन जो नेचुरल थिंग से इंस्पायर हुई है। नेक्स्ट है बायोमिमिक्री व्यूज़ द नेचुरल वर्ल्ड एज ए। यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि नेचुरल वर्ल्ड को क्या मानते हैं? ये मेंटर। व्हाट हैज़ हेल्प सॉल्व मेनी ऑफ द चैलेंजेस एनकाउंटर बाय मैन। तो यहाँ पर लिखा हुआ था इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हैज़ सॉल्व्ड मैनी चैलेंजेस, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ये इवोल्यूशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट द टू इंस्टेंसेस ऑफ बायोमिमिक्री मैंशन इन द पैसेज आर। तो दो उदाहरण कौन कौन से दिए? एक तो ये वेल्क्रो का और एयरप्लेन का। अब हमारा लास्ट पैसेज जो क्वेश्चन बैंक का है, और ये आप पहले भी कई बार स्टोरी पढ़ चुके हैं, मेरी की है। Mary was blind at birth. Doctor during those years had been unable to do anything to correct the situation, and although her parents lived in anguish, not being able to see was normal for her. मेरी जन्म से ही नहीं देख पाती थी, ब्लाइंड थी, और
उस समय पर डॉक्टर्स लोग कुछ करने में असमर्थ थे कि वो उसकी कुछ मदद कर सकें। मतलब उस समय पर मेडिकल इतना डेवलप्ड नहीं था। अब उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत परेशान रहते थे। अब पेरेंट्स तो परेशान रहते थे, लेकिन मेरी के लिए ये चीज़ नॉर्मल थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड, मेरी गॉट ए जॉब एंड मूव्ड इनटू हर ओन फ्लैट। अब कई समय तक इस अंधेरी दुनिया में रहने के बाद मेरी को जॉब मिल गई और वो अपने फ्लैट में रहने लगी। Several years later, the doctor she occasionally visited for checkups told her that a new technique had been found. कई सालों के बाद जिन डॉक्टरों से वो अक्सर करके विजिट होती रहती थी, उसकी मिलती थी, उन डॉक्टरों ने चेकअप करके बताया कि अब एक नई टेक्निक आ गई है। दिस टेक्निक कुड रिस्टोर हर साइट। इससे उसकी आंखें या उसकी दृष्टि वापस आ सकती है। वन कुड थिंक दैट मैरी वुड हैव जम्प्ड एट द पॉसिबिलिटी टू सी, बट एक्चुअली शी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट दिस सिचुएशन। तो कोई भी ये सोच सकता है कि जब ये मैरी को पता चला होगा कि अब वो देख सकती है तो वो बहुत खुशी से उछल गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इस स्थिति से खुश नहीं थी। शी हैड नेवर सीन एनीथिंग बिफोर। उसने इसके पहले कभी कुछ नहीं देखा था। शी हैड एस्टेब्लिश्ड अ लाइफ फॉर हरसेल्फ इन अ वर्ल्ड विदाउट साइट एंड थॉट ऑफ चेंजिंग दिस लाइफ स्टाइल वॉज फ्राइटनिंग। अब उसने एक अपनी दुनिया बना रखी थी बिना आंखों के, बिना दृष्टि के देखने की, और अब ये लाइफ स्टाइल चेंज करना उसको बड़ा अजीब लगता था, उसको डरावना सा लग रहा था। शी वॉज मोर फ्राइटेंड ऑफ सीइंग देन ऑफ नॉट। उसको नहीं देखने से इतना डर नहीं लग रहा था जितना उसको लग रहा था कि देखकर कैसा लगेगा, ये डर उसको ज़्यादा था। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, वन हु कांट सी इज कॉल्ड। जो नहीं देख सकता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्लाइंड। बीइंग एबल टू सी वॉज, अब देख सकना क्या चीज़ थी मेरी के लिए? मेरी के लिए समथिंग मेरी वॉज नॉट हैप्पी विद। मेरी इस चीज़ से ज़्यादा खुश नहीं थी। अगला है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेरीज इनेबिलिटी टू सी वॉज। मेरी की जो इनेबिलिटी थी कि वो देख नहीं सकती थी, ये किस वजह से हुई थी? ये तो उसे बर्थ से ही प्रॉब्लम था। मेरी गॉट अ जॉब आफ्टर। मेरी को जॉब कब मिला? मेरी को जॉब मिला ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड। ये देखिए, ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड, मेरी गॉट ए जॉब। अब लास्ट है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू पेन। पेन के लिए जो है सिमिलर वर्ड क्या होता है? एंग्विश, दुखी होना। ठीक है, तो ये आपके पैसेजेस हुए। हमने 1 से लेकर 9 तक के सारे पैसेजेस के वीडियो बना दिए हैं। वैसे जब भी आपको अनसीन पैसेज आएगा तो कोई नया ही पैसेज आएगा और उसे आपको सॉल्व करना रहेगा। लेकिन यदि आपकी प्रैक्टिस रहती है रीडिंग करने की, आंसर्स को ढूंढने की, तो आप फिर कोई भी पैसेज आए और आप कर पाते हैं। इसलिए जो भी पैसेज हों उनको करते चलिए, ये सोचकर नहीं कि ये एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन ये सोच के कि ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है और इसी प्रैक्टिस के दम पर जो है आप बाकी के पैसेज भी सॉल्व कर पाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।